जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो चलिए यदि हम बात करें बच्चे, तो चैप्टर 1 को हमने समाप्त कर लिया है। चैप्टर 1 का क्या नाम था? वास्तविक संख्याएं। तो उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी बातें थी सबको हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। और यदि आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो जा करके आप हमारी YouTube चैनल पर चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। यदि बच्चे हम बात करें, पहले चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं। तो हमने बताया था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के अंतर्गत कई संख्याएं होती हैं जिनका हमने एग्जाम्पल और परिभाषाएं सब कुछ बताई है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। तो यहाँ समझिएगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक, क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। ये बच्चे, यदि मैं इस शब्द का विच्छेद करूं तो लिखा है बहुपद। बहु मतलब होता है एक से अधिक, बहुत। पद मतलब पदों की संख्या, है ना। अब यदि इसके हम परिभाषा की बात करें तो बच्चे, बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बहुपद की परिभाषा वो होती है कि चर और अचर दोनों से मिला हुआ जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये तो परिभाषा रही, लेकिन अब कब बहुपद होगा, अब कब बहुपद पहले हम ये समझें। हमने समझा कि यदि इसके मतलब की बात करें तो बहुपद यानी एक से अधिक पद होगा तो बहुपद कहा जाएगा, जिसमें चर और अचर दोनों ही शामिलित होंगे। उस हमारा वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब चर और अचर थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। 2 शब्द आया है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो समझिएगा, ध्यान से बच्चे, यदि मैं चर और अचर की बात करूं तो चर अपने शब्दों में समझिएगा, आसान शब्दों में, कि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है वो चर होता है। जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है वो क्या होता है? चर होता है। और जिसका मान बदलता नहीं रहता है वो क्या होता है? अचर। यानी जिसका मान स्थिर होता है वो अचर होता है, जबकि जिसका मान बदलता रहता है वो क्या होता है? चर। अपने शब्दों में समझिएगा, आसान शब्दों में, अक्सर कंडीशन में जो होता है, ABCD के जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, जबकि जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, ABCD के अक्षर जो है वो भी कभी कभी अचर का काम करते हैं। वो हम सवाल में बताएंगे कहाँ कांस्टेंट माना जा रहा है, कहाँ वेरिएबल माना जा रहा है। बस मैं यही तो यहाँ समझिएगा, अक्षर जो होता है, जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं जो वो क्या होते हैं? चर। और जो नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। बात समझ की नहीं? अब यहाँ समझिएगा, हमने बताया कि बहुपद एक से अधिक पद यानी कि जिसमें चर और अचर दोनों मिले होते हैं वो बहुपद कहलाता है। अब हम समझेंगे कि कब बहुपद होगा, कब बहुपद नहीं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, यदि कोई भी इक्वेशन हमको लिख दे, क्या लिख दे? समीकरण, हिंदी में समीकरण कहते हैं। कोई भी समीकरण लिखा है, अगर उसकी घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या। अब जिनको पूर्ण संख्या पता हो तो सही है, अब जिनको नहीं पता ही क्या होता है, ये हमारी कह रहे। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया, ओकर प्रयोग हर जगह हो भाई करे। अब होता देखा चैप्टर 2 में आई गए, लेकिन प्रयोग ओकर होता। तो अगर ना ही देखे है तो हम यही कहा कि जाकर के फिर से अच्छे से उसको देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ए बच्चे, पूर्ण संख्या, तो कोई बताएगा पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? यानी कि इन्फिनिटी तक। तो ए बच्चे, कोई अगर कोई भी इक्वेशन लिखा है, कोई भी समीकरण लिखा है, वो बहुपद तब होगा जब उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमने लिख दिया √t। हमको बताएं ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि बहुपद है? अच्छा देखिए, देखा सबका नाइकियों को बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद नहीं है। हाँ समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, ये किसमें है? तो समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें करड़ी का मान, जिसे हिंदी में करड़ी कहा जाता है, अंडर के यदि मान की बात करें तो होता है 1/2। क्या होता है? यदि हम अंडर के हटाओगे तो हो जाए t के पावर 1/2। बताओ 1/2 का हमार पूर्ण संख्या हो? पूर्ण संख्या तो 0 से प्रारंभ होती है ना। ई का हो 1/2 परिमेय हो। शाबाश, आधा भी हो, परिमेय हो। शाबाश, अवनी से सही जवाब दिया तुरंत। हाँ, क्या ये परिमेय है?
तो यहाँ समझिएगा बहुपद होए के लिए कंडीशन हो चाहे भैया ओकर जो घात होए का होए पूर्ण संख्या होए। अगर घात पूर्ण संख्या रहे तब तब बहुपद होए, और पूर्ण संख्या न रहे तो बहुपद न होए। बात सभी को क्लियर है? चलिए अब अगर बच्चे हम बात करें इसमें कभी एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा, रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, एक चर में होगा, दो चर में होगा, तीन चर में होगा, तो सबको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। बस आप शांति के साथ हमारे साथ जुड़े रहें तो सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। हाँ, इतना चिल्लाना पड़ता है कि पानी न पिए तो गला सूख जाता है। चलिए बच्चे, अभी तक हमने जो बात बताई सबको कंफर्म है कि नहीं? कहीं किसी बच्चों की दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे, अगर मैं बात करूं, कोई एक इक्वेशन यहां लिखते हैं हम, हमने एक इक्वेशन यहां लिख दिया, लिखा है x² + 2xy + 3z। चले इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही सभी चीजों को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यदि हम बच्चे बात करें, अगर हम ये पूछे कि ये कई चर में समीकरण है, कई चर में बहुपद है, तो यहाँ समझिएगा चर मतलब ये समझिएगा कि ABCD के जय अक्षर आई बा तई चर में बा। अगर बात करी तो एक अक्षर आई बा, एक ही Y आई बा, एक ही Z आई बा। अब ये वाला ये तो XY ना हो भाई, एक से ना कोई अलग कौन एक ही दूसरा तो हो ना, तो कितने चर में है? यानी कि यदि ABCD का जितना अक्षर आया रहेगा, ठीक, उतने ही चर में हमारा बहुपद होगा। बात समझ कि नहीं? ये सब समझ कि नहीं? कितने चर में कितने चर में नहीं? अब यहाँ समझेगा, यदि आपको चर सब क्लियर होगा ना, तो अब कभी कभी समीकरण हमको रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा। विकास सुनाई पड़ता पीछे? हाँ चले ठीक है। अगर आवाज हमारी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो बता दीजिएगा और तेज तेज बोलेंगे। हालांकि मैं इतना तेज बोलता हूं कि अगर कोई नीचे खड़ा रहेगा तो वो भी पढ़ सकता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर भी और तेज प्रयास करेंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से। अब हम समझेंगे बच्चे, हमने चर तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि ये रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं A और मैं पूछूं कि बच्चे बताओ इस पर कितनी घात है? एक घात है। कितनी घात है? तो यदि कोई बहुपद लिखा हो जिसकी बड़ी से बड़ी घात एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर रैखिक समीकरण का बात तो लीनियर इक्वेशन, और अगर रैखिक बहुपद का बात तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब कभी कभी हमारा रैखिक होगा, कभी कभी हमारा द्विघात होगा, कभी कभी हमारा त्रिघात। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं लिख दूं बच्चे 2x + 3y, हम पूछे कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? एक रैखिक बहुपद कितना है? एक। तो बताओ ये रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है? कितने लोग रैखिक कह रहे हैं? अच्छा, जो भी कह रहे हैं उनका जवाब सही है। हाँ, यहाँ समझिए ध्यान कि ये रैखिक है क्योंकि इसकी घात कितनी है? अगर कोई भी बहुपद की बड़ी से बड़ी घात अगर एक हो तो क्या कहलाएगा? ए बच्चे, अगर हम पूछे कि इस समीकरण की घात बताओ, एक, जो सबसे बड़ी घात होगी वही समीकरण की घात कहलाती है ना? तो यहाँ समझिए, अभी आपने दो बात सीखा। एक बात सीखा कि भैया ये कितने चर था, बताओ ये रैखिक तो है लेकिन कई चर में है। कौन कौन चर है? x और y। बात सभी को क्लियर है? हाँ, ये दो चर में है, एक x है, दूसरा ये रैखिक है कि इसी बड़ी से बड़ी घात एक है। तो ये बताओ ये रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है? द्विघात है, तो इससे बड़ी से बड़ी घात कितनी है? दो। बात सबको सुन आ रहा है? अगर मैं लिख दूं x³ + 3x²
प्लस 2x प्लस 6। और मैं पूछूं बच्चे कि इस बहुपद की घात बताओ। बताओ ये रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है? कितने चर में है? सिर्फ अक्षर भर आएगा। ठीक, जितना ABCD के अक्षर आए वो उतने ही चर में होता है। कंफ्यूज कर दिया तो क्या समझ देखा हमारे चार कहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमने दो बातें सीखी। पहली बात तो ये सीखा कि कितने चर में है। दूसरी बात हमने सीखा कि भैया ये रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। साथ ही साथ इस समीकरण की घात क्या होगी। अब एक बात और सीखते हैं। हाँ अरे बच्चे समझिएगा, द्विघात को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्यों भी कहा जाता है घन। ठीक है, त्रिघात रहेगा तो क्यूब रहेगा तो क्यों भी कहा जाता है अंग्रेजी में। समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब हम समझते हैं पद। क्या समझते हैं? तो आप हमको बच्चे बताएं, रुक जाइए, हम कई एग्जांपल लिखते हैं, आपको पूछेंगे, बताना होगा। आपको बताना है, सिर्फ मैं पूछूंगा और आप जवाब दीजिएगा बस। ठीक, रुक जाइए, हम जब पूछेंगे तब बताइएगा। इसमें कितना पद है? एक पद है। और इसमें बारी बारी से जवाब दीजिए। इसमें कितना पद है? इसमें एक पद है। अच्छा इसमें 4 है। इसमें कितना है? और इसमें कितना है? इसमें कितना है? अच्छा रुक जाओ, अब कितना है? 3 है। अब 3 डिब्बा। अब पर भी 3 है। कंफर्म? हाँ 3 है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, यदि मैं गुणा का साइन लगाकर पूरा व्हाइट बोर्ड भर दूं तो केवल और केवल एक ही पद माना जाता है। पद हमारा अलग तब होता है जब उसमें प्लस और माइनस लगता है। क्या लगता है? प्लस और माइनस। बात सबको सुना रही कि नहीं? हमारा पद तब अलग माना जाता है जब उसमें प्लस या माइनस लगाते हैं। यदि गुणा का साइन लगाकर मैं पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भर दूं, लेकिन कितना पद माना जाएगा? एक पद। जैसे ये वाला देखिए, इसमें कितना पद है? एक। इसमें कितना है? 4। यहाँ समझिए ध्यान से, 1 2 3 4। इसमें 1 2, इसमें 1 2 3। तो यहाँ समझिएगा, इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो हमने पहले सीखा, विकासवाद स्वयं पढ़ रही है। चलिए पहले हमने सीखा कि भैया बहुपद है। बहुपद की यदि परिभाषा की बात करें तो बहुपद के यदि अर्थ की बात करें तो एक से अधिक पद होगा, अगर तो इसका बहुपद कहा जाएगा। उसके बाद हमने सीखा बहुपद की परिभाषा, जिसमें चर और अचर दोनों ही मिले होते हैं, बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद होगा कब? कंडीशन हमने बताया, यदि उसकी घात हो। क्या चलिए क्या हो? हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आप हमको बताइएगा कि वो बहुपद है कि नहीं। चलिए बताइए आप, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? नहीं। इसमें कोई भी जितने भी पद हैं, किसी पद की भी घात जो है वो जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर नहीं। चलिए आगे समझते हैं। हमको आप बताइएगा ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। अरे जीरो से भी छोटा हो जाएगा ना। कितने लोग ये कहे कि बहुपद नहीं है? नहीं है, x घाते -2 हो जाएगा। नहीं होगा। बहुपद नहीं है? अरे यार जो कह रहे हैं उनका जवाब सही है। हाँ क्या समझेगा? जिन बच्चों ने कहा कि बहुपद नहीं है, सही बात है। ए बच्चे, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हाथ यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो जाएगा नहीं। किसको मैं लिखना चाहूँ, क्या लिख रहा हूँ? x के घाते पूर्ण संख्या में -2 आवा था का? नहीं आता ना, तो ये बहुपद है नहीं। एक नंबर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अब 20 नंबर आपके परीक्षा में जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव इन्हीं सब पॉइंटों को छाट कर बनाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जितना मैं बताता हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव छूट नहीं सकता, मेरी 100% गारंटी है। बस आप हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारी बताई गई बातों को अच्छे से रिवाइज करिएगा बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सभी को क्लियर है ना बच्चे? तो एक बार मैं बताई गई बात को सबसे पहले रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ताकि अगर किसी को कहीं अगर डाउट हो या प्रश्न हो पूछ सकता है। हमने सबसे पहले बहुपद के बारे में सीखा, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बहुपद हमारा तब होगा जब उसकी घात पूर्ण संख्या होगी, चर और अचर दोनों से मिला हुआ संयुक्त रूप जो होगा वो बहुपद कहलाता है। बहुपद की बात करें तो बहुपद हमारा एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, 4, 5, 1000 करोड़ कुछ भी हो सकता है ना। ये बच्चे पद हमारा तब अलग होता है जब उसमें प्लस या माइनस होता है। ठीक, बहुपद हमारा रैखिक हो सकता है, बहुपद हमारा शिवशंकर रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघात, अच्छा रविशंकर है, त्रिघात भी हो सकता है। ठीक, शिवशंकर रविशंकर में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ समझने के ध्यान से कहा होगा। हाँ, रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघात हो सकता है। यदि बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 1 हो तो रैखिक, बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो द्विघात, बड़ी से बड़ी घात 3 हो तो त्रिघात होगी, और 4 होगी तो चतुर्घात। अरे इसे अपना बना लो ना। उसके बाद हमने बताया क्या, हाँ चर बताया कि अगर एक अक्षर आया रहेगा तो एक चर में होगा, 2 अक्षर आया रहेगा तो 2 चर में होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ये बच्चे अब कभी कभी हमसे पूछेगा इसका शून्यंक, जिसे अंग्रेजी में जीरोज कहा जाता है। बंद कर देना, चमकत है व्हाइट बोर्ड। गर्मी ना लगा तो, गर्मी लगा था का? गर्मी लगा तो हमारे पास पंखे की व्यवस्था है, सोलर पैनल लगवाना है 60,000 रुपए का, पंखा चला देंगे, 3 पंखा चलेगा। मत सोचिएगा, सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मैप टारगेट है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, घबराइए मत। सोलर पैनल लगाया गया, लाइट से नहीं चल रहा है कि लाइट कट जाए पता चले बच्चे गर्मी में, सोलर से इसलिए लगवा दिया सोलर पैनल, ताकि कभी भी लाइट की कभी बच्चों को फील नहीं होना चाहिए। ठीक, चले आ जाता है टॉपिक पर। बात नहीं, बात 1-2 मिनट ये हो जाए तो अच्छी बात है, अब आप पूरा बात करो तो अच्छी बात होगी ना, हल्का फुल्का बात हो जाए अलग बात है। चले शांति में आओ। अब अगर हमसे पूछेगा कभी कभी शून्यंक, शून्यंक कहेगा, मूल कहेगा, अंग्रेजी में जीरोज कहेगा। हाँ जीरोज, हाँ जीरोज, शून्यंक हिंदी में शून्यंक कहा जाता है, मूल कहा जाता है, अपने भाषा में समझे तो कर मान। ठीक, तो यहां समझिएगा। अब हमसे कभी कभी पूछेगा, ए बच्चे बात नहीं, अब हमसे कभी कभी पूछेगा कि इसका शून्यंक बता दीजिए, मूल बता दीजिए या फिर मान बता दीजिए, तो समझिएगा ध्यान से। मैं यहां पर उठाता हूं एग्जाम्पल, x² + 5x + 6। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप देखिए आपको, तो समझिएगा ध्यान से। यहां ऐसे प्रश्न दे करके कहेगा कि बताइए x² + 5x + 6 के कितने मूल हो सकते हैं? 2 साबित बहुत अच्छी, हमने 9th पढ़ाया था। हाँ, बताया था कि कितना होंगे, है ना। चलिए यहाँ समझिएगा, जिन बच्चों ने जवाब दिया अच्छी बात है, जिन बच्चों को जवाब नहीं पता वो समझे ध्यान से। इसके कितने मूल हो सकते हैं? खंड कीजिए हो जाएगा। x² + 5x + 6 के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? मूल मतलब शून्य, मतलब मान। हाँ बात बताए थे, याद आ गया। चलिए ठीक है। ए बच्चे, कोई भी इक्वेशन लिखा हो, ठीक, कोई सा भी हो, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, 4 घात, 5 घात, 1000 करोड़ अरब खरब कुछ भी लिखा हो, बस ओकर ध्यान दे तू बड़ी से बड़ी घात कितना बा, ओकर बड़ी से बड़ी घात जितना रहे उतने ही शून्यंक उसके होंगे, x के उतने ही मान होंगे। तो अब आप बताइए x के कितने मान होंगे? 2। तो इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात बड़ी से बड़ी घात 2 ना है। इस समीकरण की घात कितनी है? 2। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। इसके कितने शून्यंक आ सकते हैं? 2। इसके कितने शून्यंक आ सकते हैं? 2। बात समझ में आई कि नहीं? मान लेते हमने लिख दिया कि एग्जांपल यहाँ पर x³ + 5x² + 6x + 4 कितने शून्यंक होंगे? जिसकी जितनी से बड़ी घात होगी उसके उतने ही शून्यंक होंगे, उसके उतने ही मूल होंगे, उसके उतने ही मान होंगे, उसके उतने ही जीरोज होंगे। सुन रहा है सबको? क्लियर सभी को? प्रभात, उज्जवल प्रभात, सुना रहा है? चले ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों का नाम धीरे धीरे, या जैसे इस बच्चे का नाम शुभ सिंह, कुछ बच्चों का नाम धीरे धीरे याद आ जा रहा है माइंड में, जो पुराने उनको जानते हैं, नए वालों का धीरे धीरे नाम आ रहा है। चलिए समझिएगा। ये बच्चे, अगर कोई बहुपद लिखा है
उस बहुपद की बड़ी से बड़ी घात जितनी होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे, उसके उतने ही शून्यंक होंगे, उसके उतने ही मूल होंगे या उसके उतने ही मान होंगे। बात समझ सुनाई? अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x। यहां समझिएगा जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के फॉर्म में होता है, इस रूप का होता है। ठीक, अब यहां समझिएगा कि अगर हम कभी कभी हमसे कहेगा कि मूलों का योग ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब का शून्य मतलब का यक्ष के मान, यानी जो भी रहे, y रहे तो y, यक्ष रहे तो यक्ष, है ना। तो जब भी आप शून्य कहा है, मूल कहा है, तो समझ तुम मान पूछा था, क्या समझेंगे आप? मान। तो अगर एक हम मान निकाले चाहे बच्चे, तो यहां समझेगा मान लेते हैं कि इसके दो ऐसे लिख देते हैं, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर होता है, समझिएगा ध्यान से, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम शून्यांकों का योग निकालना चाहते हैं तो होता है माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग मतलब ओकर जैसी मान आए रहे, अगर ओकर जुड़बै तब शून्यांक मतलब का ओकर मान। तो हमने सोचा यार अगर मैं बार बार इतनी हिंदी लिखूंगा तो कुछ ज्यादा वक्त जाएगा, कोई शॉर्टकट तरीका खोजा जाए जिसे लिखना कम पड़े। मैथ वालों को यही तो है दिक्कत, वो लोग लिखना नहीं चाहते, सोचते हैं कि कम लिखना पड़े। सबसे बड़ी समस्या मैथ वालों की यही है, वो कम से कम में निपटाना चाहते हैं। तो हमने सोचा यार कि इसको इतना बार बार लिखेंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। तो यहाँ समझिएगा आप, मान लेते हैं ये बच्चे इसका कितना शून्यंक होगा, मैंने बताया ना। तो मैंने मान लिया कि पहले वाले को अल्फा है और दूसरे वाले को दो ठो होना होगा। तो हमने पहले को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया तो शून्यांकों का योग, योग मतलब होता है जोड़ब, तो क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अगर बात करें बच्चे यहाँ रहा माइनस, तो हमने दिया माइनस x का गुणांक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे गुणांक का होता है, अगर शुभ सिंह यहाँ से ध्यान से बाद में लिखा गुणांक की बात करेंगे, लिखे भाई x के गुणांक। ये बच्चे अगर हम कहीं दे ऐसे लिख दे 2x, कहीं x के गुणांक बताओ, तो x के पहले जो लिखा है तो होता गुणांक, क्या होता गुणांक। तो अगर हम कहते हैं x के गुणांक क्या बताओ तो क्या बा बी बना। रंजना सुनना होता, रंजना सुनना होता, तो जाएगा b x स्क्वायर के गुणांक पूछिए कितना बा a, तो माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा प्लस बीटा को पूरा लिखना चाहें तो पूजा इधर से क्या लिखेंगे शून्यांकों का योग। बात सबको सुना रही है? चलिए अब अगर बच्चे मैं बात करूं इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल, तो समझिएगा ध्यान से। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर, अचर मतलब चर नहीं, कांस्टेंट समझ लो अपने भाषा। अचर, हाँ जौने का मान ना बताए, शाबाश बहुत अच्छे, किसने बताया? हाँ ठीक ठीक शाबाश। याद समझिए अचर जौने के मान ना बदले, अचर अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर मैं बात करूं शून्यांकों का गुणनफल, हमने मान लिया था शून्यांक एक अल्फा है और एक गुणनफल मतलब का
गुणा गुणा के हम लोग चाहिए, गुणा के चाहिए हम ऐसे लिखी तब वो गुणा माना जाए, अगर हमें ऐसे लिख दे तब वो गुणा माना जाए। काहे कि जब कोनो चिन्ह नहीं रहा तो क्या माना जाता, गुणा माना जाता। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक ही अल्फा एक ही बीटा रहा। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर बा का सी, ये हमारे कहाँ से सी अपान एक्स स्क्वायर गुणन का बा ए, ये हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब कभी कभी हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तुरंत हमारे पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर। बात सुन भाई, सबकी समझ में आ रहा है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? पूजा लिखे ध्यान कम दिया करा, पढ़े ध्यान ज्यादा। ठीक, अब आगे बैठिए तब दिक्कत रहा हमारे सामने। तो इसको बिठा दो बच्चे। अब आगे आ जाते हैं। कभी कभी अब क्या काम करेगा ये तो हमसे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, यहां समझे है बच्चे, समझो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का हमने मान निकालना सीख लिया कि कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकता हूँ और अल्फा और बीटा का भी मान निकाल सकता हूँ। कोई बताएगा कैसे? कैसे? दोनों दिया रहेगा तब नहीं, मान लेते हैं अगर हमें कोई इक्वेशन यही दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और कहा दे कि अल्फा और बीटा का मान निकालिए, तो निकाल देंगे। कैसे? साबित बहुत अच्छे, फैक्टर करके गुणनखंड करके। ठीक, आगे पढ़ाएंगे। एक विधि और होती है सीरीधराचार्य, एक विधि और होती है पूर्ववर्ग विधि, अंग्रेजी में कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। हाँ वज्र में तो वो डबल होता है। एक बार सॉल्व कर दीजिए गुणनखंड देखो अच्छा, जिनको जिनको गुणनखंड नहीं आता वो समझे ध्यान से। अगर गुणनखंड में किसी को समस्या है तो बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे। या फिर हमारी एक संस्था जानते हैं आप लोग की और चलती है ततारपुर में, वहाँ जब चलने लगेगा तो वहाँ अगर क्या आप गुणनखंड पढ़ लीजिएगा, मेरी गारंटी है गुणनखंड में आपको कहीं समस्या नहीं होगी। जो वहाँ पास वाले हो पहुँचना चाहेंगे पहुँच सकते हैं। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। बाकी ये तो हंडिया में चल रही है, जो ऑनलाइन वाले देखते हो वो भी समझ जाएंगे कि हाँ हंडिया भी चल रही है। चलिए यहाँ समझिएगा। ए बच्चे, गुणनखंड में हम करते क्या है समझिएगा ध्यान से। जवन एक्स स्क्वायर का गुणांक रहा था ओकर हम अचर से गुणा करी, अचर बाका 6। एक का गुणा अगर हम 6 में करब तो कितना है? 6 है ना। चलिए तो आ गया 6। अब इस 6 का हमको दो ऐसा खंड करना है। कई खंड करेगा? दो ऐसा खंड करना है कि गुणा करें अगर हम गुणा करें तो 6 आए और अगर जोड़ दें तो 5 आए। 2 तिहाई या 3 दूनी कुछ भी कर सकते हैं। 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, 2 + 3 या 3 + 2 समान बात है, कोई दिक्कत नहीं। यानी फैक्टर हमारा बना 3 और 2 जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमको ये दे रहा है, यदि मैं जोड़ रहा हूं तो भी हमको ये दे रहा है। मिडिल टर्म, मध्य पद। बात सबको समझ आ रही है? समझिएगा ध्यान से। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? पूजा सुनना होता। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं समझिएगा। इसका हम प्रयोग जो हमारा मध्य पद होता है, जो मिडिल टर्म होता है, उसको हम तोड़ने में करते हैं। तो समझिएगा ये हो जाएगा x²। ये टकला बनवाए हुए बच्चा का नाम है? काहे लिख रहे हो तुम? इधर चलो ध्यान से। साहिल आपके बगल का नाम है? मुन्ना, शुभम, इधर ध्यान दो शुभम। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, इस हम जो हमारा फैक्टर आया है इसका हम मिडिल टर्म तोड़ने में प्रयोग करते हैं। तो मिडिल टर्म बात कितना? 5x। तो तोड़ दे भाई 3 + 2, तो लिख दे भाई प्लस का 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक, अब कुछ टीचर जो मैं ऐसे बताओ थी, हमें एक स्टेप पे कहा ऐसे लिखे थे कुछ टीचर, x² प्लस ब्रैकेट में 3 + 2 फिर ब्रैकेट के बाहर x + 6 फिर गुणा करते हैं। क्या रहता है? हाँ वैसे बात है, हम बताइए। अब यहाँ है बच्चे, यहाँ 4 पद हो गया। 4 पद हो गया तो हम 2-2 पदों में कॉमन लेते हैं। कॉमन वो चीज होता है जिसे हिंदी में उभयनिष्ठ कहा जाता है।
उभयनिष्ठ होते जो सब में मैं दोनों में होता है। तो बताइए बच्चे ए में दोनों कॉमन का बा ए में x स्क्वायर यानी x दो बार बा या x से तब एक बार बा। तो x को हमने कहा किया कॉमन कर लिया तो दुई घात रहा एक घात बाहर आगे बचा एक घात या ऐसे समझे x स्क्वायर में अगर हम x से भाग करें तो एक घात कट गया बचे एक घात तो x प्लस रहा तो प्लस x बाहर आगे बचा कितना ये बच्चे। अब यहाँ हमके ऐसा कॉमन करे बात कि अगला जो ब्रैकेट बनाई सेम टू सेम यही आओ ठीक सेम टू सेम तो क्या कॉमन करेंगे प्लस का दो कॉमन करेंगे जैसे ही दो कॉमन किए तो दो बाहर आ गया बचा x या ऐसे समझिए 2x में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई भाग करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा x जो भी तरीका आपको इजी लगता हो तो बचा यहाँ पर x आज जब 6 में भाग करब 2 से 2 तिहाई प्लस 3 ए बच्चे। अब यहाँ समझिएगा एक पद हमारा ये हो गया एक पद हमारा ये हो गया इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 3 या ऐसे कहिए कि दोनों मैच कर रहा है के बाद लिखिए जो भी भाषा में आप समझ सकते हैं। मेन उद्देश्य यह है कि आप किस भाषा में समझ रहे हैं बस यही चीज है ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से ए बच्चे x प्लस 3 को हमने एक बार लिख दिया बच्चे समझिएगा यहाँ बचा का x यहाँ बचा कितना अगर मैं इसके बराबर मान लो 0 तो हमें चाहिए इसका मान एक बार इसको 0 दिखाएंगे एक बार इसको 0 दिखाएंगे x प्लस 3 बराबर 0 उधर गया तो x बराबर -3 इधर दिखाएंगे x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0 x बराबर कितना हो गया यानी अल्फा को मान लेते हैं -2 बीटा को मान लेते हैं अल्फा को मान लेते हैं -3 बीटा को मान लेते हैं -2 ठीक पास में हो तो सेजल मिटा दे इसको। हाँ बच्चे मैं बताने जा रहा था अभी हमने सीखा ये बच्चे ये बता दिया किस तरीके से आप अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। करण कुमार अल्फा और बीटा का मान हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। अभी आप लोग सिर्फ फैक्टर पढ़े हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रीधराचार्य पूर्ण वर्ग विधि ठीक। तो समझिएगा ध्यान से हाँ ये तो मैं अल्फा और बीटा का मान निकाल सकता हूं। फिर यदि मैं उनका योग निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल सकते हैं। उनका गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है या पाने होता है। अब कभी कभी हमें क्या काम करेगा हो सकता है अल्फा बीटा का मान देकर और कहेगा कि आप एक समीकरण बना दीजिए वो चला कहीं ये शिक्षकों ने तो नया टास्क देते तो कभी कभी हमें क्या काम करेगा मान दे करके अल्फा और बीटा का मान दे करके कहेगा इक्वेशन बना दीजिए या फिर कभी कभी और वो इस प्रकार से देता है अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा और कहेगा कि बनाइए। तो समझिएगा ये बच्चे द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है उसको लिखवा देते हैं हम। द्विघात समीकरण का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझिएगा ध्यान से उस किताब में नहीं मिलेगा ये हम लोग जब पढ़े थे तब ये फार्मूला था हाँ है अच्छा और किताब में है एनसीईआरटी नहीं है ना हाँ चलिए ठीक। तो समझिएगा ध्यान से इस तरीके से हमको ये हमारा द्विघात समीकरण का फार्मूला है। कभी कभी हमको अल्फा और बीटा का मान देकर समीकरण बनाने के लिए कहेगा और कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा नहीं कहते हो कि तभी वाला नहीं कहते ये तो हम लोग अपने भाषा में कहते ना वो कहे शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल और कहेगा शून्यांक अब 2 शून्यांक देगा तो समझ आएगा एक अल्फा एक या कह देगा मूल कह देगा वो ये नहीं कहेगा अल्फा बीटा वो अल्फा बीटा तो क्या समझेगा। तो समझिएगा ध्यान से अच्छा मूलों का हमको लिखत है कहीं कहीं लिखा था मूल हाँ तो इसलिए हम दोनों भाषा बता दिया है कि मूल भी लिखता है शून्यंक भी लिखता है अंग्रेजी में जीरो भी लिखता है ऐसा समझिएगा। मान कहेगा तो आप सब एक ही बात समझिएगा। अब जैसे ऐसे कह दी भाई की जो कह दे भैया हमके मैप टारगेट में जाएगा तो वो वहीं आए मुकेश सर जी का पढ़ाई जाएगा तो वहीं जाए पीएल में 44 जाएगा तो वहीं जाए तो बच्चे के बने सब हाँ तो मैथ वाले तो यानी तमाम तरीके से बोल करके भी याद करते फ्री वाले बोल सकते हाँ कर रहे हाँ भैया हांडिया में कितने फ्री वाले हैं उनके यहाँ जाएगा
मुँह ऐसे कर दी। चलिए हाँ बच्चे, आ जाते हैं हम इसको समझते हैं ध्यान से। अगर हमको ऐसे दे देगा, कहेगा कि मान लेते हैं बच्चे, कह देगा कि दो शून्यंक क्रमशः, दो शून्यंक क्रमशः तीन और पाँच है तो द्विघात समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? द्विघात समीकरण। ए बच्चे, कोई बच्चा बात नहीं करेगा ना ही लिखेगा, समझिए ध्यान से। हमें कह देगा शून्य, दो शून्यंक क्रमशः, अब कह देगा दो शून्यंक, कह देगा कभी कभी कह देगा शून्यंक या शून्यंक को कुछ भी कह सकता है। शून्यंक क्रमशः इतने इतने हैं, दो कहे या ना कहे, लेकिन आप समझिएगा पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा, दूसरा बीटा। बस हमारी है, तो यहाँ समझिए, रख देते हैं मान, फटाक से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा कितना बार 3, बीटा कितना बार 5, प्लस अल्फा कितना बार 3, बीटा कितना बार 5 बराबर 0 तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 ब्रैकेट खुलेगा तो जाएगा माइनस का 8 एक्स प्लस 3 बचे 15 बराबर 0। ठीक, लेकिन कंफ्यूजन आपको कब पैदा होगा? कंफ्यूजन इन दोनों शब्दों में होगा। आप समझिएगा कि कब हमको शून्यंक दे रहा है और कब शून्यंकों का योग या गुणनफल दे रहा है। इस बात को समझिएगा अच्छे से प्रश्न पढ़ने के बाद, नहीं यही बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब कभी कभी ऐसे दे देगा और कभी कभी कहेगा कि शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है और इतना है, तब आप क्या करेंगे? समझिएगा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं हम। कभी कभी कहेगा शून्यंकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और 7 हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो द्विघात समीकरण लिखिए। द्विघात समीकरण लिखिए, हो गया। द्विघात समीकरण लिखिए तो समझिएगा ध्यान से, इसके पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में अंतर है कि नहीं है? है अंतर? क्या अंतर है? हाँ समझेगा, उसमें अल्फा और बीटा दिया था और इनमें हम क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देता। वो हमें हमके जोड़ और गुणा करके नहीं दिया, लेकिन हमें हमके जोड़ के गुणा करके देता। क्या समझिए, जब कहे योगफल तो कितना देता? 2। गुणनफल कितना देता? योगफल के क्या कहत रहे? अल्फा प्लस बीटा कहत रहे, और गुणनफल के क्या कहत रहे? अल्फा इंटू बीटा कहत रहे। बात सबके समझ में आवता है ना? योगफल के हम अल्फा प्लस बीटा कहत रहे और गुणनफल क्या कहत रहे? अल्फा इंटू बीटा। हाँ भैया, अरे ये तो हम ऐसे मनमानी एग्जाम्पल लिखे, इसका ये कि मनमानी एग्जाम्पल लिखे, बस हमसे एक से लिख दिया बस। इक्वलेंट सोच समझना है कि बस एक आपको समझा रहे हैं। अब ऐसी कोई संख्या आगे नहीं भैया कि क्या करे, जोड़ दे 7 आ जाए, गुणा कर दे तो 7 आ जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए चेंज कर देते हैं। ये तो हमने मनमानी लिख दिया था, 7 लिख देते हैं और यहाँ कुछ और लिख देते हैं, 5 वगैरह लिख देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बस समझाने के लिए हम बता दिया। ठीक, मनमानी एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कोई सोच समझ कर नहीं भैया कि इसका कोई फैक्ट बनना चाहिए। तो जब ये गुणनखंड नहीं बनेगा तब हम लोग आते हैं ना वही श्रीधराचार्य बताएंगे। ठीक, तो यहाँ समझिए, अगर बच्चे हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे समझिए ध्यान से। या आप चाहते हैं तो इसे लिख दें, मान लेते हैं हमने लिख दिया कितना 4 और 4 दोनों लिख देते हैं। अब सही है, गुणा करे तब पर भी 4, जोड़े तब पर भी 4 आ सकता है क्या? 2 और 2, 2 दूना 4, 2 प्लस 2 4। तो यहाँ समझिएगा, अगर हमको बनाना तो कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ये बच्चे योगफल कितना दे रहा है? अभी नहीं कि 4 प्लस 4 लिखा है, 4 प्लस 4 घबराए जब वो जोड़ के खुद ही दिए बा तो क्या हो सकता है? नहीं बा, क्या लिखेंगे डायरेक्ट? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 और फिर हो गया एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 4 बराबर 0 हो गया। सबको बात क्लियर है? कहीं किसी बच्चों को समस्या? तो हमने जो है आज
बहुपद यानी चैप्टर 2 हमारा जो था बहुपद, उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। किसी बच्चे को यदि कहीं समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकता है, किसी को नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।